डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज आपको हम विशेष कार्यक्रम में जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया है राशि देने का, उसके ज़रिए जो ये क्षेत्र है कैसे सुदृढ़ हो सकेगा, इस पर आपको हम जानकारी देंगे। और उसके लिए हमारे साथ आपको बता दें, हरियाणा के करनाल जिले के एक सफल मछली पालक हैं सुल्तान सिंह जी, वो जुड़े हैं। साथ ही उनके पुत्र हैं नीरज सिंह, जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने हमारे इस कार्यक्रम में, इस खास कार्यक्रम में। इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो सुल्तान सिंह जी हैं, ना सिर्फ इस राज्य की अगर हम बात करें हरियाणा की, बल्कि हमारे देश की बात की जाए या दूसरे देशों की बात की जाए, तो वहाँ एक सफल मछली पालक के रूप में इनको हर एक कोई जानता है। और इसके लिए जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए बल्कि बाकी लोगों को भी आत्मनिर्भर किया। इसके लिए हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। और इसके लिए मैं आपको यहाँ बधाई देना चाहूँगा, ना सिर्फ दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से, बल्कि तमाम जो किसान हैं उनकी ओर से भी आपको इसके लिए हार्दिक बधाई इस पुरस्कार के लिए। और जैसे जैसे देखिए, ये जो पुरस्कार है ये आपको मिलता है आपके सफलता के लिए, जो आपने मेहनत की है। और उसके बाद ये सफ़र जो है बिल्कुल आसान नहीं होता कि आपको जल्दी से ही जो मुकाम है वो हासिल हो जाए। किस तरह की कड़ी मेहनत यहाँ पर जो सुल्तान जी हैं उनको करनी पड़ी, और कैसे एक सफल मछली पालक के रूप में इन्होंने अपना परचम जो है वो फहराया, इनकी कामयाबी की दास्तां क्या रही, और आने वाले समय में किस तरह की उम्मीदें हैं इनको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये हम इन्हीं से जानेंगे। इनका अनुभव हम साझा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले सुल्तान जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम कामयाबी के सफ़र की बात करते हैं, अभी की स्थिति सबको अच्छी लगता है कि बहुत आसानी से शायद इस मुकाम तक आप पहुंच गए। किस तरह की चुनौतियां सामने थी और कैसे आपने रुझान किया मछली पालन क्षेत्र में? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो मेरे फार्म पे सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीडी किसान को, जो आज मेरे फार्म पे आकर इस कार्यक्रम को इन्होंने आगे बढ़ाया और लोगों तक पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। सुल्तान सिंह, गांव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ और मत्स्य पालक हूँ। और 1982 से मैंने ये काम शुरू किया था। उस टाइम जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे घर वाले भी बहुत नाराज़ थे। उस टाइम मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ज़िम्मेदारों के अंदर ये काम नहीं आता था। आज से 36 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो इस काम को अच्छा ही नहीं मानते थे। तो मैंने अपने गाँव का तालाब पट्टे पर लिया था, और वो मैंने चोरी छुपे अपने घर से लिया था 500 रुपये लीज पे। तो जो आज शुरुआत है मेरी, वो 500 रुपये से शुरुआत है ये। और उसके बाद फिर मैंने आसपास के कोई 10-12 गांव थे जो मेरे पास, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक हमारा सिस्टम है, हर गांव के अंदर एक तालाब पशुओं को पानी पिलाने के लिए रहता था, वो किसी काम नहीं आता था। तो उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ें मतलब और नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में आया भी इसमें मछली क्यों नहीं पाली जाए। तो पट्टे पे मैंने 500 रुपये लेके उसमें मैंने NDRI करनाल से इसका बीज लेके उसमें डाला। तो पहले साल ही मेरा उसमें 22,000 रुपये खर्च हुआ, और मछली जब मैंने उसमें 1 साल के बाद निकाली तो 1,62,000 की निकली। तो 1982 में 1,62,000 रुपया वो मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर था। तो उसी 1,62,000 से ये जितना भी आज 30 एकड़ में मेरा ब्रीडिंग फार्म देख रहे हैं ये है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट जो लगाई है मैंने उसी पैसे से, और ये जो RS लगाया मैंने उसी पैसे से लगाया। जो 1,62,000 रुपये मेरे पास उस टाइम आया था, तो उसने मेरा एक तरह से 100 करोड़ तक का काम किया है। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा सिस्टम मैंने जो लगाया है, ये मैंने घर की मदद से नहीं लगाया, कुछ मैंने बैंक की मदद से लगाया, कुछ मैंने खुद मछली में कमा के लगाया। तो इस तरीके से ये मैंने इतना इंफ्रा खड़ा किया है। तो उसके साथ जब मैंने ये काम शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे लोग आने लगे, वो मेरे से इस बात को समझने लगे। क्योंकि उस टाइम नॉर्थ इंडिया में ये तो वेजिटेरियन स्टेट थी, इसमें कोई मछली भी नहीं खाता था, और पालने की बात छोड़ दो आप, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से फिर ये जब देखा ना मैंने भाई ये मछली
सुल्तान सिंह तो बहुत आगे निकल गया। तो आज मेरे गांव के कम से कम 100 लड़के जो बेरोजगार थे और जो SC कास्ट के थे, आज मेरे गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे अच्छे उनके मकान हैं, उनसे अच्छे उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो आज एक हाई लेवल की सोसाइटी में बैठने योग्य हो चुके हैं। यानी तरक्की का रास्ता, हाँ, तरक्की जो का आपका रास्ता था आपने वो रास्ता दिखाया। जो उन्होंने मेरे से यहाँ के, वो मेरे पास ही खुद काम करते, लेबर का काम करते थे जी। 3-3 हज़ार में 2,500 में उन्होंने मेरे पास लेबर की है। आज वो लोग अपनी आज फॉर्चूनर गाड़ियाँ लेके आज हमारे गांव के अंदर सबका बड़ा, सबसे बड़े एरिया में, मतलब इस चीज़ में बहुत बड़ा नाम है भाई। सुल्तान के इतने लोग, सुल्तान के गांव संपन्न परिवार में वो विकसित, हाँ वो संपन्न, एक तरह से इतने संपन्न हो चुके हैं जी। कई फार्मरों के बच्चे तो आज कनाडा में उनके पढ़ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा संपन्न तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल सुल्तान जी, जैसा आपने बताया कि किस तरीके का सफ़र रहा, लेकिन शुरुआत में चुनौतियां भी रहीं और अब आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काफ़ी मदद करती हैं, आगे आती हैं। उस समय क्या इतनी सुविधाएं मिल पाती थी? सर उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम ना के बराबर हमारे को सुविधा थी। हमने तो 20 साल तक कोई सुविधा का नाम ही नहीं देखा। सुविधा क्या चीज़ होती है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, बैंक की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। तो उस टाइम बहुत धक्के खाने पड़ते थे हमें। तो लोन लेने में भी हमें, अब मान लो जब जैसे मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया तो 1 करोड़ का लोन लिया था, मेरे को 1 करोड़ रुपया घट रहा था। तो उसके अंदर मैंने 20 एकड़ लैंड मेरी, उन्होंने जितनी भी मेरी लैंड थी, बैंक वाले क्या करते थे, जितना उसके पास अपना सिस्टम होता था उसको सारे को गिरवी रख के तब वो 2 रुपये देते थे। तो आज मैं तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा ये करूँगा कि उन्होंने इन चुनौतियों को देखते हुए और जो प्रधानमंत्री संपदा योजना बनाई है तो वो किसान के लिए एक वरदान साबित होगी और किसानों को इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जितने हम लोगों ने खाए हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी। आज के टाइम में जब से बीजेपी सरकार आई है तो इन फार्मरों के सामने किसी प्रकार की कैसी भी कोई चुनौती नहीं है। ये तो जाए बैंक से पैसा ले, डिपार्टमेंट से सब्सिडी ले और हमारे से सीड ले, तो ये तो मछली पैदा करने में इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी स्ट्रगल किया तो हम लोगों ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं तो इनका बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बना के और इतना फिशरीज के लिए इतना बड़ा बजट दे के तो इन किसानों के लिए इनको एक आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस योजना का भरपूर लाभ ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल, लेकिन जब काम को आगे बढ़ाने की जैसी बात आपने कही, क्योंकि शुरू में ना सिर्फ जो मछली का प्रजनन या इसके साथ साथ सीधा उनको बाजार तक पहुंचाना मुख्य व्यवसाय के तौर पर ये 2 नज़र हमें आते थे। अब किस तरीके की संभावनाएं आपको लगती हैं कि जो मछली क्षेत्र है, जो एक पूरा इसका बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वो पूरी तरीके से अब संभावनाओं का है? सर जब मैंने काम शुरू किया उस टाइम हमारा जो बाजार था सिर्फ 3 रुपये किलो मछली का बाजार था। अगर आज मैं बात करूं बाजार की तो हमारा 150 रुपये किलो का बाजार है। जब 150 रुपये किलो का बाजार जो जिस चीज़ का प्रोडक्ट का हो जाता है तो मैं समझता हूँ उससे बढ़िया बाजार नहीं हो सकता। और 150 रुपये किलो में भी बाजार की जो रो फीस है, हमारी जितनी भी रो फीस है वो 1 घंटे के अंदर मार्केट के लिए अंदर ले जाएंगे तो वो 1 घंटे में सारी सेल हो जाती है। मार्केटिंग की किसी भी तरह की प्रोडक्ट इसकी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें 2 तरह की प्रोडक्ट है, एक रो फीस का, एक प्रोसेसिंग यूनिट का। प्रोसेसिंग का जो हमने वैल्यू एडिशन करके दिया ना, तो वैल्यू एडिशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है प्रोडक्ट में, तो क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन करने के बाद एक तो भाव दुगना हो जाता है। भाव दुगना होने की वजह से तो लोग सोचते हैं बहुत महंगा हो गया। और मछली कभी भी अगर मुर्गे की या चिकन की बात करें इनसे 100 गुना बेटर है। तो अगर वो कितनी भी महंगी हो जाए, अगर बात करें अब मछली के अंदर हमने जो इसका कांटा है, जो तो इसके अंदर जितने भी हमारे दूसरी चीज़ें रहती हैं हमने वो सारी बाहर निकाल दी हैं। 100% इसका चिकन बढ़िया चिकन रहता है, उसी चिकन से हमने इसके प्रोडक्ट बनाए हैं। अगर बात करें मुर्गे की या इसकी मटन की, उसमें मान लो 200 ग्राम मटन लिया या चिकन लिया आपने, उसमें 85 ग्राम चिकन मिलेगा आपको, बाकी उसमें हड्डियाँ होती हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर को यही है कि 100% उनको मीट मिलता है खाने के लिए, उसमें किसी भी तरह की कोई वेस्टेज नहीं है। चिकन में और मटन में बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, ज़्यादा फायदे का सौदा हमें लगता है। हाँ, तो इसीलिए हमें ज़्यादा फायदे का सौदा लगता है। जब इसका प्री संस्करण करते हैं ना तो 100% मीट से इसका प्रोडक्ट बनता है और कंज्यूमर तक इसका 100% मीट पहुँचता है। और कंज्यूमर को बीमारियों के अंदर सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि वाइट मीट है, इसमें वाइट मीट की और रेड मीट की 2 तरह की प्रॉब्लम रहती है खाने में। तो ये कभी भी जो
जो है मछली वाइट मीट रहता है इसका, इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और बल्कि जो लोग इसको मछली को खाते हैं और जो कोई बीमारी छोटी मोटी है उसको वैसे ही ठीक कर देती है जी। लेकिन जिस तरीके से प्रसंस्करण का आपने जिक्र किया और आधुनिक तकनीक के सहारे हम मान सकते हैं जो प्रसंस्करण की तकनीक अब शुरू हो चुकी है, इसमें आपने जो आपके पुत्र हैं नीरज, उनको भी आपने शामिल किया। और अमूमन हम यही मानते हैं कि एक जो पिता है वो ये चाहता है कि अगर मैं कृषि से जुड़ा हूँ तो मेरा बेटा खूब तरक्की करे लेकिन कृषि क्षेत्र में ना आए। जो बात आपने कही मेरे को, अब देखो 2 बेटे हैं मेरे, एक ने तो डॉक्टरी की है, एक ने इंजीनियरिंग की है। तो शुरू से जो इंजीनियरिंग करने वाला लड़का था वो मेरे साथ ही रहा। तो जब भी ये कॉलेज में जाता था, इसको शनिवार और संडे की छुट्टी जो होती थी वो मैंने इसको अपने साथ लगा के इस काम में लगाया ताकि ये किसी दूसरी जगह पे भटके ना। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा खड़ा करने के बाद मेरे को पढ़े लिखे लड़कों की तो ज़रूरत रहती थी। जब ये खुद ही पढ़ लिख के और अपने काम करेंगे तो मैं ये कहता हूँ इनसे अच्छा काम कोई भी नहीं है। क्योंकि दूसरों के पास नौकरी करना मैं अच्छा नहीं मानता, ये खुद दूसरों को नौकरी दे मैं उसको अच्छा मानता हूँ। तो मेरे भी माइंड में यही बात थी भाई मैं नौकरी किसी भी तरह की नहीं करूँगा, मैं अपना खुद नौकरी लोगों को दूंगा। और मैंने आज नौकरी दी है 60-70 लोगों को, 60-70 परिवार में चला रहा हूँ और ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन 60-70 के बगैर कम से कम मैंने 30,000 लोग साल में, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो 1500-1600 लोगों को ट्रेंड करता हूँ मछली के अंदर। और कभी मैंने उनसे कोई वो नहीं लिया, फीस नहीं लिया। तो आज आप इसको करते हैं। हाँ, आज मैंने फ्री में कम से कम 25 से 30,000 लोगों को ट्रेंड करके इस रोज़गार में डाला है और वो आज अपनी इतनी अच्छी रोजी रोटी कमा रहे हैं कि आज वो मेरा बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए अपने आप में आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण है कि लगभग 25 से 30,000 लोगों को प्रशिक्षण देना, वो भी निःशुल्क, और उसके बाद आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। जैसा कि सुल्तान जी ने कहा कि उनके अच्छी तरीके से एक संपन्न परिवार में विकसित हो चुके हैं। कुछ हमारे देश में भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बाहरी देशों में भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जब यहाँ बात आती है कि किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सफ़र जाता है, यानी जो सुल्तान है उन्होंने बताया अभी तो अपना सफ़र, और जब इन्होंने बताया कि जो मेरा पुत्र है जो पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा था लेकिन कैसे मछली पालन क्षेत्र में वो जुड़े, इनसे भी हम इनकी दास्तान जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना सुल्तान सिंह जी का सफ़र कैसा रहा मछली पालन के क्षेत्र में, जिन्होंने ना सिर्फ पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, उसके बाद कई हज़ार लोगों को ये अब तक आत्मनिर्भर बना चुके हैं। और अब इन्हीं के रास्ते पर जो उन्होंने रास्ता तैयार किया है, जो रास्ता इन्होंने चुना है, इसी रास्ते पर इनके पुत्र जो हैं नीरज, वो अब चल रहे हैं, जिनकी कोशिश भी यही है कि वो आत्मनिर्भर होकर दूसरों को आत्मनिर्भर बना सकें। क्या कुछ योजनाएं हैं नीरज की, किस तरह की उम्मीदें हैं मछली पालन क्षेत्र की, आइए नीरज से हम यहाँ जान लेते हैं। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आपके पिता सुल्तान सिंह जी ने हमें बताया, एक सफ़र जो उनका रहा उस समय चुनौती रहती थी, लेकिन आपके सामने हम मान सकते हैं कि काफ़ी उस वक्त सुविधाएं शायद थी या जानकारी आपको थी। क्या लगता है कैसे इस जानकारी को आप अभी तक आगे बढ़ा पाए हैं? सर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब मैं मछली पालन के क्षेत्र में आया उस समय तक काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी थी, क्योंकि जो मुसीबतें, जो दिक्कतें मेरे पिताजी ने इसके अंदर देखी हैं
वो लगभग करीबन 25 से 30 साल उस समय को हो चुका था और बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार लिया था अपने तजुर्बे के हिसाब से या अपनी एक्सपोजर विजिट के हिसाब से। पर उसमें कुछ जब मेरे को उन्होंने बोला कि भाई आपको मछली पालन के क्षेत्र में आना है और पढ़ लिख के आपने नौकरी नहीं करनी, आपको अपना काम संभालना है, तो मेरा भी बचपन से एक लगन थी मछली के लेकर के। ऐसा नहीं था कि भी सिर्फ उनके बोलने से, पर बचपन से मेरा खुद की भी लगन थी कि मैं मेरे पिताजी के पदचिन्हों पे चलूं और उनकी तरह ही आने वाले समय के अंदर अच्छा नाम कमाऊं, अच्छा काम करके देश को दूं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मछली के अंदर लाऊं। तो समय समय पे मैं ये चीज़ें पढ़ता रहता था अपनी पढ़ाई के साथ, और जो भी मेरी ग्रेजुएशन के साथ समय होता था मैं मछली पालन को देता था। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि भी आप जब इसके अंदर आ रहे हो तो जो परंपरागत तरीके से मछली पालन है वो तो मैं कर ही रहा हूँ और उसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो आप कुछ अच्छा करो जिससे नई टेक्नोलॉजियाँ लाओ और जिससे हमारा उत्पादन बढ़े, या हमारी बाज़ार का जो भाव है या मार्केट की जो चीज़ें हैं उनको हम अडॉप्ट करके कैसे हम अपने पकवान को एक ब्रांड बना करके लोग और मुनाफा इसमें बढ़ा सकें, मुनाफा बढ़ा सकें, ताकि हम एक नाम से चीज़ों को बेच सकें। फिर मैंने कोचीन में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ हमारे डीडीजी थे डॉक्टर एस अयप्पन साहब, उनके थ्रू हमने रिक्वेस्ट करके एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई और मैंने वहाँ से प्रशिक्षण लिया। और ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट CIF बॉम्बे था, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग ली है प्रोसेसिंग की। और मैरीलैंड USA के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी मैंने डिप्लोमा किया है। और ये सब करने के बाद फिर 2009 के अंदर जब मैं कॉलेज में गया था, उस समय हमने प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की। और प्लांट बनाने के बाद जो भी चीज़ें इसके अंदर इंपोर्ट करनी थी, मशीनें इंपोर्ट, उस समय मैं मात्र 10वीं कक्षा में पढ़ता था। और 10वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते जो चाइना से या जर्मन से जो भी मशीनें इंपोर्ट करनी थी वो सभी मैंने अपने आप खुद से की। तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई आप खुद अपने आप जाओ और अपनी आंखों से देखो कौन सी मशीन हमारे लायक है और उसकर को लेकर के आओ। तो फिर ये मैं सब जो प्लांट है पूरा का पूरा हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने पूरा मछली का प्रोसेसिंग का वैल्यू एडिशन किया और 2012 में इसको शुरुआत की हमने। और आज हम मछली पालन और तो कर ही रहे हैं, इसके बाद जो हम प्रोसेसिंग के साथ जुड़े हैं, इसमें जुड़ने के साथ साथ हमें क्या लाभ हुआ कि जो हम मछली उत्पादन कर रहे हैं अगर उनको बाजारी भाव पे जिंदा माल को बेचें तो 120 से 130 रुपये तालाब पर बिकती है। जब हम उनको प्रोसेसिंग में ले आते हैं तो उसमें से हमें 45 से 50% मीट मिलता है। 1 किलो मछली में से 50% हमारा जो है वो वेस्ट में चला जाता है। जो हमारा वेस्ट में चला जाता है उससे हम बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट जो है हमारा वो पोल्ट्री सेक्शन में, डेयरी सेक्शन में और फीड सेक्शन में जाता है। बिल्कुल नीरज जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, कितनी संभावनाएं आपको इस क्षेत्र में लगी कि जो इंसान है, जो किसान आपसे जुड़ रहा है वो खुद भी आत्मनिर्भर हो सकता है? सर, इसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि जो युवा है वो युवा परंपरागत तरीके से खेती भी नहीं करना चाहता और परंपरागत तरीके से तालाब बना करके मछली पालन भी नहीं करना चाहता। तो जो आज का युवा है, अगर हम उसे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें इस मछली उत्पादन के अंदर लेकर के आएंगे तो वो निश्चित तौर पर इससे जुड़ना चाहता है। और इसी संबंध के अंदर मैं समय समय पर अपने पिताजी के साथ और हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उसमें हर ज़िले से 22 से 24 किसान, कभी कभी 30 किसान तक भी हो जाते हैं, जिनको हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर के और प्रोसेसिंग तक मछली पालन के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 3 दिवसीय प्रोग्राम चलता है। उसमें किस तरीके से तालाब निर्माण करना है, किस तरीके से उनको भोजन देना है, किस तरीके से मछली डालनी है, किस तरीके से मछली तैयार हो गई बेचनी है, उसके बाद उसमें क्या बीमारियां हैं, उनका प्रावधान क्या है, उन बीच में आने वाली समस्याएं क्या हैं, साथ साथ उसका प्रोसेसन करके वैल्यू एडिशन करके किस तरीके से वो बाज़ार में उसको अच्छे भाव पे बेच सकते हैं। बिल्कुल, और ख़ासतौर से सरकार की तरफ से योजना जो अब शुरू की गई, न सिर्फ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बल्कि इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया, आर्थिक पैकेज हमने ये देखा था, इसके ज़रिए तमाम सुविधाएं जो हैं वो मछली पालकों को आने वाले समय में मिल सकेंगी। कितना बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं उसकी वजह से? सर, इसकी ये जो नई अभी हमारी स्कीम लॉन्च हुई है, इस स्कीम को देखते ही देखते पिछले करीबन 3 महीने के अंदर जो 2-3 महीने का हमारा समय है उसके अंदर डेली कम से कम ज़्यादा नहीं 15 से 20 किसान हैं जो रोज़ हमें मछली पालन के लिए अप्रोच करते हैं और वो आकर के मछली पालन के अंदर कम से कम लागत की नई तकनीक की योजनाओं को समझ के और डिपार्टमेंट के पास जाके उसका लाभ उठा करके उसको शुरू कर रहे हैं। जैसे कि बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी है, उस पर काफ़ी किसान अपना रुझान दिखा रहे हैं। RAS टेक्नोलॉजी है, उस पर काफ़ी किसान रुझान दिखा रहे हैं। और अब नई स्कीम आई है एक FPO बनाने की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है,
कि वो 90% तक जो है अनुदान जो है एक किसान के समूह को दिया जाता है। और पहले इसमें एक भारी समस्या थी कि भी इसमें कम से कम 150 किसान जोड़ने पड़ते थे, पर गाँव के अंदर या एक एरिया के अंदर या एक जोन के अंदर 150 किसानों की आपस में राय मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो अभी हमारी नया बजट आया है, जो स्कीम बनी है, उसमें उन्होंने समूह की जो मेंबर्स की जो रेशो है वो घटा करके मिनिमम 10 से 20 फार्मर कर दी है। यानी 10-20 किसान भी हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। 10-20 किसान हैं, वो 90% पैसा लेकर के सरकार से वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और ये बहुत लाभान्वित रहेगा किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें और सक्सेसफुल तरीके से वो कर सकें और हर आदमी जो इसको लगाए वो खुद तो आत्मनिर्भर बने ही, अपने एरिया में अपने साथ जो 20 से 40 लोगों का समूह जो जोड़ रहा है वो आत्मनिर्भर उनको भी बनाए। और इसमें कम से कम 500 से 1000 लोग जोड़ सकते हैं, मतलब मिनिमम 10 लोग हैं, पर एक समूह के अंदर वो 500 से 1000 लोग भी जोड़ सकते हैं जो भी उस विषय के अंतर्गत आते हों। काफ़ी बड़ी तादाद ये हम मान सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो हर एक किसान जब जुड़ता है, एफपीओ से अगर हमारे किसान जुड़ रहे हैं और उनको जो अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण, 90% तक का भी अगर मिल रहा है, एक किसान जो छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा है हमारे यहाँ जो डरता है शायद एफपीओ से वो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन उस किसान को भी काफ़ी मदद इससे। सर इस प्रोजेक्ट से बहुत आर्थिक मदद हो रही है किसानों को। मान के चलो अगर कोई 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो उस 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के अंदर किसान नहीं चाहेगा कि वो अपना 1 करोड़ रुपया बैंक से ले या अपनी पूंजी लगाए। अगर उसके अंदर 10 लोग भी जुड़ रहे हैं और 10 लोगों को हम देखें कि 10-10 लाख रुपए उनके हिस्सेदारी आती है, जिसमें से 90% अगर हमें केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार मिलकर दे रही है तो 10 लाख रुपए ही मात्र 10 लोगों को लगाने हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट उनके लिए नहीं है। वो इस तरीके से मिलकर के उसको लगा सकते हैं और उसमें रिस्क फैक्टर भी कम होता है। अगर बाई चांस वो कल को फेल हो जाता है या किसी कारणवश वो नहीं चल पाता तो किसानों का लॉस ज़्यादा नहीं होता उसके अंदर। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें निकाली हैं। खाली वो पैसा ही नहीं दे रहे किसान को, पहले किसान को सुदृढ़ करते हैं, पूरा उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, उसकी एक्सपोजर विजिट कराते हैं, प्रोजेक्ट के लिए नोडल अफसर आता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद जब चीज़ें हो जाती हैं फिर वो एफपीओ में उसको लॉन्च करके उनको लाभान्वित करते हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा जो किसान क्रेडिट कार्ड है हमारा, उसमें भी बदलाव किया गया, मत्स्य पालन क्षेत्र से उसको जोड़ा गया, जिससे जो किसान जिन्हें ऋण की आवश्यकता है वो ऋण लेकर भी इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी सर, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो पहले सिर्फ खेती के लिए दिया जाता था, अभी वो मछली पालन के लिए जोड़ दिया गया। वो बहुत ही अच्छा कदम है हमारी सरकार का, क्योंकि वो पहले ये सोचते थे कि भी सिर्फ जो खेती किसानी करता है उसी को फसल के लिए पैसा चाहिए, पर मछली जो हमारी है अलाइड एक्टिविटी के अंदर आती है एग्रीकल्चर की, और ये इसका जो समय है कम से कम 1 साल का होता है। मतलब अगर किसान ने आज मछली डाली तो लगभग 1 साल लगता है उसको बड़ी मछली करके बिकने लायक बाजार तक। तो 1 साल तक अब किसान के पास पैसा नहीं होता उसको भोजन खिलाने के लिए, उसका चारा लाने के लिए, उसका पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अभी हमारे जो सेंटर से जो अधिकारी हैं उन्होंने इसके ऊपर पूरा चिंतन किया और पूरी एक संगोष्ठी का आयोजन करके और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें निकाली, और उन्होंने एक अच्छा राहत जो है किसानों को दी है किसान क्रेडिट कार्ड के उससे, जिसमें उनको कम ब्याज के ऊपर बिना किसी कोलेटरल चीज़ों के उनको अनुदान दिया जाता है और वो अपनी पूरी फसल उससे तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के बाद वो निश्चित तौर पे अपना किसान क्रेडिट को वापस भरें और उसको बेनिफिट जो है लेते रहें। या सुल्तान जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा कि नीरज ने कहा कि लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आत्मनिर्भरता है वो मछली पालन क्षेत्र के जरिए आई, और कई हज़ारों लोग हैं जिनमें आत्मनिर्भरता आ चुकी है। सरकार ने भी इस पर पूरा फोकस किया, अपना ध्यान केंद्रित किया, और उसके बाद ही हम मान सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका ऐलान किया गया। लेकिन अब आने वाले समय को अगर हम देखते हैं, किस तरह की उम्मीदें आपको लग रही हैं कि और ज़्यादा जो बदलाव हैं वो क्षेत्र में जुड़ेंगे? तकनीक जो है वो लगातार बदल रही है। अब सबसे ज़्यादा बदलाव जो देखा जा रहा है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म के अंदर और अभी जो ये लॉकडाउन के दौरान उसके अंदर अगर बात की जाए पोल्ट्री की, डेयरी की, जितने भी हमारी अलाइड एक्टिविटी हैं, जितने भी लाइव स्टॉक के अंदर, तो इनके अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ उनको। तो उन चीज़ों को देखते हुए किसान अब ये चाहता है भी जितना उन लोगों ने सारी ज़िंदगी में कमाया था उन्होंने 2 महीने में गुआ दिया। तो उन चीज़ों को देखते हुए अब इतनी ज़्यादा फिशरीज़ के ऊपर लोग आगे आ रहे हैं कि हर रोज़, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि जो किसान इसको बिल्कुल अपनाना ही चाहते थे, हर किसान के अंदर अब ये भावना पैदा हो गई है भाई हम भी एक मछली पैदा करके और अपना सिस्टम ठीक करें घर का। तो हर आदमी के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा
लोग मेरे को, क्योंकि पहले 10-5 लोग आते थे, अब आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में मेरे पास कोई ना कोई फार्मर आता ही रहता है। मैं भी तालाब बनाना चाहता हूँ, मैं मछली पालना चाहता हूँ। कैसा महसूस होता है सुल्तान जी? मेरे को महसूस सर ये होता है, सवेरे में 5 बजे फार्म से आ जाता हूँ, बस 8 बजे के बाद तो ये समझो यहाँ लाइन लग जाती है लोगों की, मछली पालने वालों की और नए तालाब बनाने वालों की। तो पहले हमारे पास इतने लोग नहीं आते थे, उनको हमने बताना पड़ता था भाई ये काम शुरू करो। अब उन लोगों को खुद हमसे मतलब हम उनको टलना चाहते हैं भाई इतने लोग अगर मछली में ज़्यादा संख्या में अब लोग आ रहे हैं, ये आत्मनिर्भर की तो बात है। तो अगर हम आत्मनिर्भर की बात करें तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस जो पब्लिक में आई है मछली पालने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ आने वाले टाइम में जो जिस हिसाब से फार्मर मछली के तालाब बना रहे हैं, तो एक ये इंडिया मछली उत्पादन करने वाली तो बनी जाएगी, साथ में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो अब अपना, हम कह सकते हैं, कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सरकार ने भी इस बार अपना कदम आगे बढ़ाया है और सुल्तान जी की तरह आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कई सारे सुल्तान जो हैं वो हमें नज़र आएंगे देश के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, जो कि मछली पालन क्षेत्र को इतना सशक्त करेंगे कि देश आत्मनिर्भर हो सके। फिलहाल यहाँ पर सुल्तान जी, हम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, और उससे पहले क्योंकि जो हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है पद्मश्री, उससे आपको सम्मानित किया गया था, उसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई तमाम किसानों की ओर से और दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से। इसके साथ ही आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने कैसे एक पिता पुत्र जो हैं जिनका नाम सुल्तान है और वो मछली पालन क्षेत्र में पूरी तरीके से रम चुके हैं, सुल्तान बन चुके हैं। कोशिश उनकी यही है कि दूसरे जो किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिसके ज़रिए ये देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सके।